अमेरिका की ये रणनीति की आर्थिक मोर्चे पर प्रहार करो ताकि ईरान घुटने पर आ जाए, ये कितना काम करेगा? क्योंकि ईरान में तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के बाकी चीज़ों पे हमला करके पिछले 40 दिन में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया गया है। ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है। अब बहुत लंबे समय तो ईरान लड़ने की हालत में है नहीं। तो ये जो आर्थिक हमला किया गया है ट्रंप की तरफ से नाकेबंदी करके, इसके सामने कितना दिन तक ईरान टिक पाएगा? एक्चुअली सवाल को उल्टा कर दें। सवाल ये नहीं है कि ईरान कितना दिन टिक पाएगा, सवाल ये है कि अमेरिका कितना दिन टिक पाएगा। हम लोग जो है अमेरिकन जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है इस वॉर के अंदर। मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें ये छपा है कि 13 मिलिट्री बेसेस अमेरिका के अनइनहैबिटेबल हो गए हैं एंड 30,000 सोल्जर्स उनके दे आर वर्किंग रिमोटली, घर से काम कर रहे हैं, होटल्स में सो रहे हैं, बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, वो उन लोगों ने लाया था अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। अब्राहम लिंकन जो है वो 40 दिन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि 101 मिसाइल उस पर गिरी थी, हमने उसको रोक दिया। 1000 किलोमीटर ईरान से दूर है वो, यानी 40 दिन में वो ईरान के कोस्ट के नजदीक भी नहीं आ पाया। तीसरा, जो अमेरिका के लॉसेस हुए हैं खाली मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन है। अमेरिकन सोर्सेस कह रहे हैं। उनके आर्मी, उनकी नेवी कह रहे थे बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आएंगे, खार्ग आइलैंड में जाएंगे। कभी कह रहे होर्मुज खुला देंगे, कभी कह रहे थे नहीं खुलाएंगे, कभी कहते कोई और खोले। लास्ट में उन लोग हार मान के कह रहे हैं भाई ठीक है, होर्मुज हम नहीं खुला सकते, आगे जाके हम लोग नाकाबंदी करेंगे। तो ये जो अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का एक जो हॉलीवुड स्टाइल सुप्रीमेसी का हमने एक वो बनाया था जहन के अंदर, एक तस्वुर, वो ईरान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो आए थे डोनाल्ड ट्रंप बात करने के लिए। तो पहली चीज तो ये है। अब मैं दूसरी चीज कहूंगा कि ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिकन डोमिनेशन को खत्म करना चाहता है। और ईरान इसके अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि तमाम अरब देशों को ये मैसेज चला गया कि अमेरिका खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, वो हमें क्या खाक डिफेंड करेगा। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आ गया है कि वी नीड टू वर्क आउट फॉर अ न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द मिडिल ईस्ट। जो आपके नेटवर्क में जाफरी साहब बार बार लगता है समस्या आ रही है। ओमान ऑलरेडी ईरान के साथ था और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने कल बात की है ईरान के। नेटवर्क में कुछ इशू है। नरेश कौशिक साहब, वही सवाल लेके मैं आपके पास आना चाह रहा था कि ये क्या अमेरिका इतना दबाव बनाने की रणनीति पे आ जाए क्या कि चाइना परेशान होकर बोलेगा, ईरान पर दबाव बनाया कि अब आप युद्ध रोक दीजिए, या फिर दुनिया के बाकी देश जो कच्चे तेल वहां से उस रास्ते से लेते हैं, एलपीजी उस रास्ते से लेते हैं, वो सब इकट्ठ परेशान हो जाएंगे इस हद तक कि ईरान पर कहें कि अब आप युद्ध रोक दीजिए और अमेरिका की बात मान लीजिए और ईरान बात मान लेगा? देखिए, ये बात तो हमें माननी होगी कि चाहे ईरान के हमारे प्रोफेसर साहब कुछ भी कहें, ईरान भी बहुत दबाव में है। ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। उसका सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर करीब-करीब इन हमलों से खत्म हो गया है। उन्होंने अपने को एंड्योर किया है, रेजिलियंस है उनमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक अपने दम पर रख सकता है। ये बात सही है कि ईरान अपने दम पर जो है आर्थिक जाफरी साहब, धीरज कौल साहब आपके पास आता हूं का जवाब। मैं एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं असल में क्या है, देखिए, चीन के साथ अमेरिका सीधा कोई जो है मिलिट्री वाला टकराव नहीं करना चाहेगा, लेकिन चीन के पास में जो लिवरेज है वो आर्थिक है। अगर अमेरिका के किसी जहाज ने किसी हथियार ने किसी चीन के अगर किसी पोत को नुकसान पहुंचाया, तो वो उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री से देगा, वो आर्थिक रूप से देगा। क्योंकि चीन जो है तो कोई अमेरिका के साथ कोई ऐसा टकराव नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास जो अगर लिवरेज है किसी के पास, तो चीन के पास है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी अगले ही महीने चीन जाना है। तो वो अपनी इस जो है
इस लड़ाई को बहुत दिन तक वो नहीं रखना चाहेंगे, तो ये दबाव मुझे ऐसा लगता है टेम्परेरी है। वो अगले महीने के मध्य में जब वो चीन जाएंगे, क्योंकि वो जाना चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको चीन के साथ में तय करने हैं, तो इसलिए ये इसको पहले से ही करना चाहेंगे। तीसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहूंगा कि रूस को भी अमेरिका ने मोहलत दी थी 1 महीने के लिए, वो मोहलत अब खत्म हो गई है। तो ये आर्थिक संकट जो है, जो तेल का संकट है, अभी बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी ये घटने वाला है, और यही कोशिश मेरे ख्याल में ट्रंप की है कि वो दबाव दुनिया पर डालें ताकि बाकी दुनिया के देश भी ईरान ईरान पर पे दबाव दबाव डालें। डालें। जी। जाफरी साहब वापस आ गए नेटवर्क पे। जाफरी साहब आप बोले, फिर मैं धीरज कौल साहब आपके पास आता हूं। मैं जाफरी साहब। जी, देखिए, ये जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस डाले हैं तेहरान से। मैंने तकरीबन तेहरान में फ्राइडे को तकरीबन 80 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया है विद इन तेहरान, और मैंने ये देखा कि ये जो प्रेजेंट किया जा रहा है कि ईरान टोटली तबाह हो गया और ईरान के अंदर तबाही इतनी हो गई और ईरान गाजा बन गया है, ये बहुत फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि 1,10,000 हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 17,000 हाउसेस रीबिल्ड करके ईरान ने दे दिया है। और जो लोग जिनके बचे हुए घर डिस्ट्रॉय हुए, सिविलियन का हाउसेस जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, वहां पर ईरान ने कहा है कि इतने आपको एडवांस दिया जाएगा, इतना रेंट दिया जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के ईरान इस वक्त बहुत आर्थिक हालत में है, बहुत प्रॉब्लम में है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान को पता है ईरान का वॉर ईरान तब जीतेगा जब वॉर ऑफ अट्रिशन होगा, वॉर लॉन्ग टर्म चलेगा। ईरान के पास ईरान ऑयल बेच रहा है, बेटर रेट्स पे बेच रहा है, ईरान को बेटर मुनाफे मिल रहे हैं। ईरान के ऊपर ये नहीं कह रहे कि हमले नहीं हुए, लेकिन ईरान की जनता लाखों की तादाद में रोज रास्ते पे खड़ी है और वो कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये जहन में तस्वुर के ईरान डिस्ट्रॉय हो गया है, ये मुझे लगता है बहुत ही दूर है। सीएनएन का एक वीडियो रिपोर्ट है कि सीएनएन के रिपोर्टर ने पूरे ईरान में ट्रेवल करके रिपोर्ट बनाई और कहा कि जहां की शॉप्स खुली हुई हैं, बाजार में रेट खुले हुए हैं, ऑफिसेस खुली हुई हालांकि हैं। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज कही अब्बास जाफरी साहब कि वहां पे उस तरह का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, नुकसान नहीं हो जितना कि समझा जा रहा है। दूसरा कि वहां की जनता, हाँ अपनी बात पूरी करी फिर। हाँ 10 सेकेंड। ईरान में 2 मई को इलेक्शन अनाउंस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और यहाँ की ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रही है डेली। तो ईरान में लाइफ जो है वो नॉर्मल है। ईरान में वो जो तस्वुर वेस्ट पेश करना चाह रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया, ऐसा नहीं है। ईरान रेजिलियंट है, लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे खड़े हैं। उन लोग चाह रहे हैं ये जंग निर्णायक हो, ऐसी जगह जंग रुके कि अगली बार जंग ना हो। और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस वक्त, डोमिनेंस ईरान का है, वो डोमिनेंस ईरान अपने हाथ से जाने ना दे। ये पब्लिक का मूड है, बिल्कुल क्लियर ये मूड ईरान की पब्लिक का इस वक्त। धीरज कौल साहब, ईरान के पब्लिक का मूड है कि वो बिल्कुल युद्ध खत्म हो तो स्थायी तौर पे हो, सरकार के साथ है, सरकार की नीतियों के साथ है। आपने जैसा कि पहले सवाल के जवाब में कहा था, यूएस में मूड अलग बदलता जा रहा है, वहां पे ट्रंप के विरोध में मूड बदलता जा रहा है, ट्रंप की विफलताओं को लोग अब महसूस करने लगे हैं। जी हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी एक्यूरेट है, लेकिन ईरान से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ मीडिया आज़ाद है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे जो आर्मी और नेवी डिस्ट्रक्शन हुआ है, मीडिया को गाली बहुत टारगेट्स पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, और मीडिया फिर वापस भी अटैक करती है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि हम अपने अपने जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल पूछें कि हम इस स्थिति में क्यों हैं, और रिगार्डलेस ऑफ कौन सी पार्टी से आप आते हैं। ईरान में मुझे ऑल्दो अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो 100 से 200 इलेक्टेड रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, लेकिन उसकी वाइब्रेंसी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है ये तो आपको दिख ही रहा है। साथ में जो इन्फॉर्मेशन वहां से आती है वो बहुत फिल्टर्ड होती है, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेजेंस नहीं है, सो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वो ये है, अगर ये कंफ्लिक्ट नहीं रुका तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कई इकोनॉमीज पे गिरेगा, और इट विल बी एक्सट्रीमली सैड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसकी ग्रोथ रेट भी गिरेगी और साउथ ईस्ट एशिया में भी गिरेगा। अभी जो रॉयटर्स की आप रिपोर्ट देखें, 1 से 1.5 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, आप उठाकर देखिएगा, उनका ये कहना है कि 2.7
मिलियन लोग अपनी जगहों से मूव हुए हैं आफ्टर द वॉर इन ईरान। तो ये बोल देना कि कोई डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव टू चेक द फैक्ट्स। लेकिन अगेन आई एम प्रो दिस वॉर बीइंग स्टॉप्ड, क्योंकि फाइनेंस से आते हो और हेल्थ केयर का भी मुझे बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिख रहा है। देखिए कोविड में आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन कोविड रिसर्च, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, और भारत के मीडिया पे भी हमने बहुत कोविड के साथ काम किया अवेयरनेस पे। लेकिन मुझे लग रहा है जिस दिशा में ये चीजें जा रही हैं, कहीं ये कोविड के जितना बड़ा आपदिक संकट मैन मेड, वो तो चाइना स्लैश बायोलॉजिकल मेड जो भी आप समझ लीजिए वो था, लेकिन ये मैन मेड होगा। और सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होगी, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को क्या आंसर देंगे, कितने लोगों की जान इससे खतरे में पड़ सकती है। डेवलपिंग नेशंस में दवाइयों की किल्लत, अभी आपके उन्होंने बताया टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, फार्मा, जिसका मैं कंसल्टेंट हूं, फार्मा के प्रोडक्ट्स आते हैं सर, ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुई नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो माय हार्ट गोज टू द डेवलपिंग कंट्रीज जो इसको बेयर नहीं कर पाएंगी। और मुझे लगता है ग्लोबल बिल्कुल, लीडर्स इसलिए को आना मैंने चाहिए, नीरज कौर साहब, ग्लोबल लीडर्स को आना ग्लोबल चाहिए। लीडर्स को आना चाहिए। अब सवाल ये है कि ग्लोबल लीडर्स UN कौन आए। और दूसरी UN तो यूएन तो बिल्कुल, पता नहीं, यूएन को तो मैं बिल्कुल ये failed। डिफंक्ट मान के चल रहा हूँ, वो किसी काम का नहीं रहा। Exactly। ग्लोबल लीडर में कोई आए, गंभीर आए, जिस पर दुनिया को भरोसा हो, जो इस चीज को समझे और आगे चल के बातों को बढ़ाए। ग्लोबल